हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंटल क्रोनोलॉजी ये एक वीडियो में है। उसके बाद दूसरे वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया इसकी बात की है और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर इसकी बात की है, जिसमें सुपर कंप्यूटर आपका चल रहा था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार वर्गीकरण एक बार हम फिर देख लेते हैं, यानी एप्लीकेशन बेस्ड पर कौन कौन से हैं। देखो, डिजिटल कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, ऑप्टिकल कंप्यूटर और क्वांटम है। हमने आपको डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड बताया था। अब आप जो है ऑप्टिकल और क्वांटम जान लीजिए। किसको? ऑप्टिकल और क्वांटम जानते हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है इसकी आगे बात करेंगे। उसके बाद पर्पज़ यानी उद्देश्य के आधार पे कितनी है। एक जनरल पर्पज़ है, एक स्पेशल पर्पज़ है। ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद अगर साइज के अनुसार बात करें, अभी आपने क्या बोला था, वो क्या बोले थे, माइक्रो मिनी। ये साइज के अनुसार है। साइज के अनुसार माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ये क्लासिफिकेशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। देखिए, अभी अगर हाल में अगर सुपर कंप्यूटर आप सर्च करो गूगल पे, उसका नाम क्या आएगा। देखो, अगर फुगाकू की बात करें, ये सबसे फास्टेस्ट दुनिया कंप्यूटर था। लेकिन ये जो फुगाकू था, फुगाकू के अपोजिट में उसी को चैलेंज करने के लिए अमेरिका ने EL या EI कैप्टन बनाया। कौन बनाया? कैप्टन बनाया। उसका सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्योंकि जो फुगाकू कंप्यूटर है ये जापान के द्वारा बनाया गया, जापान देश से बना था। लेकिन ये बात अमेरिका को सहन नहीं हुई, इसलिए उसने EI कैप्टन बनाया। अगर भारत की बात करें, अभी हाल में कौन सा कंप्यूटर बना है? परमरुद्र बना है। कौन सा? परमरुद्र। कब बना? सितंबर 2026, 26 सितंबर 2024 में इसे भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये लिस्ट है, आपके सामने देख सकते हैं। ठीक है, ये चीन का है, अमेरिका का है। और अगर बात करें सुपर कंप्यूटर भारत में कौन कौन से हैं, एक नाम है परम सिद्धि। अगर रैंक की बात करें, 89 रैंक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंटल एडवांस कंप्यूटिंग, इसके द्वारा बनाया गया। उसके बाद 107 है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटीरियोलॉजी, ये प्रत्यूष और मिहिर, ये भारत द्वारा बनाया गया। तो भारत में भी हाल में कौन सा कंप्यूटर बना है? परमरुद्र। कौन बना है? परमरुद्र। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वर्तमान समय में सुपर कंप्यूटर स्टील की ऊंची ऊंची अलमारियों जैसे लगने वाले हाई ग्रेड के कंप्यूटर का एक ऐसा समूह है जिनमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो सुपर कंप्यूटर है इतना फास्टेस्ट होता है, आपके सोचने से पहले ही उसका आउटपुट आ जाता है, यानी माइंड से भी तेज। टेराफ्लॉप्स में उसकी यूनिट आती, जैसे हम दूरी को किस में मापते हैं? किलोमीटर। और समय किस में मापते हैं? सेकेंड में या मिनट में या घंटे में। कपड़े किस में मापते हैं? मीटर में ना, ऐसे मापते हैं ना, इसे टेराफ्लॉप्स होता है इसका। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर में यानी बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। किसी सुपर कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो डिपेंड करती है प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर, यानी जिसकी जितनी अच्छी प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो उतना तेज़ चलेगा, और जितना तेज़ चलेगा उतना बेटर परफॉर्मेंस देगा। और इसमें देखो, यूनिट कौन कौन सी मापने वाली। एक यूनिट आपकी पेटाफ्लॉप्स, क्या नाम है? पेटाफ्लॉप्स। एक यूनिट है गीगाफ्लॉप्स, एक यूनिट है टेराफ्लॉप्स। ये सब यूनिट है, जैसे हम बताते नहीं, KB, बाइट, GB, TB, इसी तरीके से ये भी यूनिट है। ये प्रति सेकेंड अरबवा खरबवा यानी कैलकुलेशन कर सकती है।
ठीक है, जिनमें कुछ ही क्षणों में बड़े पैमाने पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती। जैसे मौसम संबंधी को मेट्रोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं, और नाभिकीय हथियारों यानी न्यूक्लियर वेपन्स में क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है आदि। इन सभी में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब आप जान लीजिए कुछ पॉइंट हैं कि प्रत्यूष एवं मिहिर ये भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में एवं सेंट्रल फॉर इंडिया रेंज यानी ये मौसम के पूर्व अनुमान को जानता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ये इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका पुणे में है। और अगर पूछा जाए नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्ट, इसका मुख्यालय नोएडा में है। इस प्रणाली का उद्घाटन जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया। आप एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अभी वर्तमान में कौन सी, क्या नाम? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन थे उनके द्वारा 8 जनवरी 2018 को किया गया था और भारत का तीसरा महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है या सीडैक कंपनी भारत में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर भी बनाई थी। और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी जो है जो मिशन है इसके तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया। यह नवंबर 2020 में विश्व में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वें स्थान पे है। देखो अभी जो आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनका नाम है जितेंद्र सिंह, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, कोई आइडिया है कि क्यों पड़ी? देखो आज का वर्तमान समय यानी काम को कितना तेज़ी से किया जाए, इसी के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर की आवश्यकता हमें पड़ी। अब जैसे अगर देखते हैं कि अभी वर्तमान समय में यानी घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, रेलवे हो, कोई मंत्रालय हो, कोई रिसर्च सेंटर हो, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर की उपयोगिता। तो कंप्यूटर की उपयोगिता में क्या है, यानी वर्किंग कैपेसिटी है और प्रोडक्टिविटी है और आज के मानव जीवन के लिए हर एक क्षेत्र में उसकी आवश्यकता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पे ना पड़ेगा। पहला क्षेत्र आपके एजुकेशन में, जब से कंप्यूटर एजुकेशन में है क्या हो गया, कार्य आसान हो गए, ठीक है। चलिए आप बताइए, आगे देखते हैं। अगर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है कि थर्ड जनरेशन में किसका विकास हुआ, सी लैंग्वेज, किसका इस्तेमाल, सी लैंग्वेज का विकास हुआ था तीसरी पीढ़ी में। CCC का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथी पीढ़ी में कैसा था, इसमें माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होते थे और तीसरी में IC का इस्तेमाल होता था। अब अगर पूछता चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे VLSI टेक्नोलॉजी पर, किस पे, VLSI टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। VLSI में प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता था, क्या प्रयोग किया जाता था, VLSI में प्रोग्रामिंग के लिए किसका प्रयोग किया, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। लैपटॉप, पाम टॉप, ये किस जनरेशन के कंप्यूटर हैं, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं ये सब। आगे देखते हैं। इंटरनेट किस पीढ़ी में आया, पांचवी पीढ़ी में। हाई लेवल लैंग्वेज जावा, विजुअल बेसिक, VB का मतलब विजुअल बेसिक है, और नेट
की शुरुआत हुई, ये इंटरनेट नहीं, ये प्रोग्रामिंग संबंधी, ये 5वीं पीढ़ी में हुआ, ठीक है। CD रोम का आविष्कार किस में हुआ? 5वीं पीढ़ी में। परम 10,000 का विकास किस वर्ष हुआ? 1998 में। सबसे पहले गणना यंत्र यानी अबेकस का इस्तेमाल यानी आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में। लेकिन हमने आपको कहाँ बताया था, यानी चीन तो अपडेटेड वर्जन दिया। आप इसको कमेंट करिएगा, अगर आप कमेंट कर देंगे समझ जाएंगे आप पढ़ रहे हो, ठीक। भारत में नहीं हुआ था, कहीं और हुआ था, तो आपको कमेंट करना, पहले वीडियो में है। आगे, भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था TIFRAC। अब आपको कमेंट करना TIFRAC कब आया या कहाँ से ख़रीदा गया, कितने रुपए में ख़रीदा गया, ठीक है। ये अमेरिका से 1955 के आसपास ख़रीदा गया। ये 10 लाख रुपए, कितना? 10 लाख रुपए, यानी 1955 का समय, मान के चलो अभी तो करोड़ों में होगा, 10 करोड़, ठीक है। चौथी पीढ़ी कंप्यूटरों के निर्माण में उपयोग किया जाता था, किसका? माइक्रो प्रोसेसर का। ये जो हिंदी नाम लिया माइक्रो प्रोसेसर। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है यूनिवैक और एनिएक, ठीक है। हमने इससे पहले उपयोगिता देखी थी। कंप्यूटर का उपयोग एजुकेशन के सेक्टर में किया गया, विज्ञान के क्षेत्र में किया गया ना। अब जैसे कहीं पे भूकंप आना है पहले पता चल जाता है, सुनामी आनी है पहले पता चल जाता है, कोई आपदा आनी पहले पता चल जाता है ना। अगर उससे पहले अगर जैसे मान लो उड़ीसा में तेज़ तूफान आने वाला, चक्रवात, तो एरिया खाली करवा लिया जाता है, सरकार की तरफ से सबको कहीं सुरक्षित स्थान पे भेज दिया जाता है। जब तूफान चला जाता है तो फिर सबको लाया जाता है, ये सब होता है। ये सब मौसम विज्ञान यानी कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। मनोरंजन के क्षेत्र में, ठीक है, और भी बहुत सारे मेडिकल सेक्टर में है, ठीक है, यानी बहुत सारे क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब आइए देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन जैसे आप जानते ना, इंटरनेट इस्तेमाल करते थे ना, 1G के बारे में जानते हो, 2G के बारे में जानते हो बखूबी से। हाँ, यानी पहले नेट मान के चलो 100 रुपये का मिलता था, 2 GB 1 महीना के लिए, 2 GB एक, अरे ख़त्म हो जाता था। जैसे हम तो मान लीजिए प्रयोग करते थे तो 2 GB यानी 2 GB रहता था 1 महीना वाला। कभी कभी 20 दिन में ख़त्म हो, कभी कभी चलता था। अगर आप जैसे आज मोबाइल आप ऑन करते हो, ऑन करते मान 50 GB ख़त्म, 50 MB ख़त्म। पहले ऐसे नहीं होता था, ऑन करते थे KB में ख़त्म होता था। पहले एंड्रॉइड था ही नहीं, डायरेक्ट आप लैपटॉप कंप्यूटर में चलाते थे, मोबाइल में जल्दी नसीब ही नहीं होता था। तो वैसे ही कंप्यूटर की पीढ़ियाँ भी हैं। चलिए, पीढ़ियाँ तो वैसे बेसिकली हम देख चुके हैं छोटे छोटे। देखिए, फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक माना जाता है। देखो, ये माना जाता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा। अभी गूगल की अलग अलग वेबसाइटों में जाइए, वहाँ पर भी ये डेट अलग अलग मिलेगा, ठीक है। सेकेंड जनरेशन 1960 से मान के चलो 65 तक, देखो 5 साल मान लिया। और ये थर्ड जनरेशन 65 से 71 तक, और फिफ्थ जनरेशन 65 से 71 तक, और चतुर्थ जनरेशन 71 से 80 तक, कहीं 85 भी मिल जाएगा। फिफ्थ जनरेशन 1980 से अब तक जो अभी चल रही है जनरेशन, वो फिफ्थ जनरेशन चल रही है। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। देखिए, 1946 में प्रिंसपर एकर्ट और जॉन मुचली, ये पहले ही वीडियो में बताए थे, प्रिंसपर एकर्ट और जॉन मुचली ने पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया। क्या बनाया? इसमें क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब। क्या इस्तेमाल होता था? वैक्यूम ट्यूब। बात समझ में आ गई? अगर कोई पूछता है कि वो वैक्यूम ट्यूब वाली जो कंप्यूटर बनाया था कौन कौन थे, प्रिंसपर एकर्ट और जॉन मुचली। कब बनाया था? 1946। ये है, ठीक है। ये जॉन मुचली है कि प्रिंसपर एकर्ट है, पता नहीं। आगे, फर्स्ट जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ? वैक्यूम ट्यूब का।
और क्या इस्तेमाल होता था, मैग्नेटिक ड्रम का। मैग्नेटिक ड्रम एक क्या था, एक समझ लीजिए मेमोरी था, नाखून ना चबाइए। उसके बाद इसमें सॉफ्टवेयर किस में थे, मशीनी भाषा में प्रयोग होते थे। कहने का मतलब है आप नहीं चला सकते हो। आज किस पे बनाते हैं, GUI पे बनाते हैं ना। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल हुआ, मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल हुआ। अब लैंग्वेज पीपल से में पूछी जाती है, और भी एग्जाम में पूछी जाती है, असेंबली लैंग्वेज, फोर्ट्रान, कोबॉल, ठीक। थर्ड जनरेशन में SI और MSI यानी जो IC होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका इस्तेमाल किया गया। इससे क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम बने जो आप चलाते हो आज, विंडोज 7, XP, ठीक है, उबंटू सब यही है। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ जिसमें बेसिक प्रमुख थी। आगे फोर्थ जनरेशन, इसमें जो कंप्यूटर थे VLSI पे डिपेंड थे। किस पे, VLSI, जिसका पूरा नाम क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इसका नाम था। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगे होते थे, और इस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट, जो एक्सेल वगैरह है ना, जो कल का है ना, वही है आपका स्प्रेडशीट। डेटाबेस, जिसे आप एक्सेस जानते हो ना, एक्सेस के नाम से, वो है आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जितना भी आप कंप्यूटर में काम करते हो डायरेक्ट दिखता रहता है और वैसे काम करते रहते हो। आगे हम देखते हैं फिफ्थ जनरेशन में क्या है। फिफ्थ जनरेशन में मल्टीमीडिया, इंटरनेट और ऑप्टिकल डिस्क, ये सब हार्डवेयर प्रयोग होते हैं। इसमें क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI पे काम करता है। किस पे काम करता है, AI आपको भी हम दिखाते हैं, जस्ट अभी दिखा रहे हैं। सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में आए हुए हैं, लीप है इसका नाम, और मेरे साइड में जो आप औरत देख रहे हो, ये एक AI रोबोट है। इसके साथ मैं बात कर सकता हूँ चाहूँ तो, और मूवमेंट्स बड़ी क्रीपी लग रही है। She looks so much like a real person, and she's not. सारा सऊदी अरेबिया की पहली इंटरैक्टिव रोबोट है। Right now, she's just there for our entertainment, but one day she might work. ये देखो, ये भी है, ठीक है, ये रोबोट है, ये सब ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, सेना, इनको सेना में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये आपको 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर आसानी सब समझ में आ गए होंगे ना। यानी प्रिंट रेट कराना, बताना, ये सबको भेजा जा सकता है, ठीक है। अब आने वाले समय में आप समझ लीजिए फिफ्थ जनरेशन में क्या है। फिफ्थ जनरेशन में जो है मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ऑप्टिकल डिस्क और हार्डवेयर, ये सब इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आइए देखते हैं कुछ चीज़ें। अब देखिए इसमें एक ENIAC है। ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इस कंप्यूटर का वजन 30 टन था। इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी थी। कितना, 18,000, 18,000। यह कंप्यूटर एक भारी मशीन के समान था जिसे चलाने के लिए 160 किलोवाट विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। वर्ष 1951 में रेमिंगटन एक व्यक्ति हैं, इन्होंने कॉमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिबैक फर्स्ट बनाया। क्या बनाया, यूनिबैक फर्स्ट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब आइए द्वितीय पीढ़ी में, आप देख ही सकते हैं द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है मैग्नेटिक कोर, ये भी याद रखिएगा। और 3 वैज्ञानिक का नाम है जॉन बार्डीन, WH ब्राटेन और विलियम शॉकले। और इसमें इन्होंने किसका इस्तेमाल किया था, ट्रांजिस्टर बनाया था और इसका इस्तेमाल किया था। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न और कंप्यूटर में किया जाने लगा। ट्रांजिस्टर लगाने से कंप्यूटर की स्पीड तेज़ हो गई
और यहाँ पर क्या किया गया, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। आपको जो हम टेबल एक बताए थे, उस टेबल से आप आसानी से समझ सकते हो किस में कौन सी इस्तेमाल किया गया। हम इसको स्पीड में ले चल रहे हैं। जॉन किल्बी का नाम सुना होगा ना। 1958 में किसका इस्तेमाल किया था? आईसी बनाया था। क्या बनाया था? आईसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है। अब चौथी पीढ़ी में क्या है, इसमें देखिएगा 1971 में बहुत अधिक मात्रा में सर्किट को एक सिंगल चिप में जोड़ा गया। चौथी पीढ़ी कंप्यूटरों में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ये किसी एग्जाम में टपक सकता है, यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट के स्थान पे VLSI का प्रयोग हुआ और इसके साथ साथ ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ किया गया, जिससे एक चिप में लाखों चीज़ों को स्टोर किया जा सकता था। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिएगा VLSI तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। वर्ष 1981 से IBM ने पर्सनल कंप्यूटर बनाया, जिसका उपयोग घर, कार्यालय, विद्यालय में होता था। इस पीढ़ी में लैपटॉप और पामटॉप का निर्माण किया गया, जिसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पाइपलाइन तकनीक का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में नेटवर्क का बहुत विकास हुआ। पाइपलाइन का मतलब समझिएगा ऐसे, यानी जो डेटा पहले लाइन में लग चुका वो पहले प्रोसेस होगा, ठीक है, और जो बाद में वो बाद में होगा, इस तरह है। यानी आपको हम टर्म बता देते हैं, एक लीफो है, एक फीफो है। लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आएगा वो पहले आउट हो। मान लीजिए आप किताब रखिए, जो सबसे बाद में रखो उसको सबसे पहले उठाओगे ना। नीचे से ऊपर, हाँ, ऊपर से पहले नीचे, ऊपर से नीचे जाओगे। पहले नीचे रखा, पहली, दूसरी, तीसरी, लेकिन जब आपको उठाना सबसे पहले ऊपर है तो उठाओगे। ये है लीफो। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओगे तभी पहले पाओ। जैसे रेलवे लाइन पे टिकट आपको लेना है रेलवे स्टेशन पे, तो आप क्या करते हो? लाइन लगाते हो ना। पिछला वाला पहले नहीं ले लेता है, पहले जो आगे आया पहले पाए, वो है लीफो। ऐसे ये पाइपलाइन प्रोसेसिंग आपका फीफो पे काम करता है। किस पे काम करता है? फीफो पर। ये स्टैक का है ये टर्म। जो प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे उनको लीफो फीफो हो सकता है ज़रूर मिले। अब 5वीं पीढ़ी का आपको बता ही दिए हैं, अब उसका कहो एक बार वीडियो और दिखा देते हैं। अब कुछ चीज़ें आपके नोट करने लायक है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं ENIAC, EDSAC, UNIVAC। क्या क्या? ENIAC, EDSAC और UNIVAC। इसमें एक और दे दे, बोलेगा इसमें से कौन सा नहीं है, तो आप पहचान लेना। हाँ, उसके बाद दूसरी पीढ़ी में IBM 1620 है, IBM 7094, बैक 1108 है। थर्ड जनरेशन मिनी कंप्यूटर्स, ठीक है, थर्ड जनरेशन मिनी कंप्यूटर आया है। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो कंप्यूटर आया। 5वीं जनरेशन में नोटबुक, पाम टॉप और सुपर कंप्यूटर आए। ये 5वीं पीढ़ी में, ठीक है, आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, ये 5वीं पीढ़ी के उदाहरण हैं, ठीक है। नोटबुक, अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, मैकबुक जो है ये इसी पीढ़ी के हैं। 1980 दशक के बाद के सभी कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं, जैसे रोबोटिक गेम्स और भी रियल लाइफ की तरह फील हो, वो सभी आपके 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इस पीढ़ी में ULSI तकनीक का विकास हुआ। इस पीढ़ी में विभिन्न प्रकार की आधुनिक प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास किया गया, जैसे जावा, विजुअल बेसिक, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP और MySQL।
जावा ये जो है वेब डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए? उसके बाद विजुअल बेसिक वेब डिज़ाइन, HTML वेब डिज़ाइन, CSS वेब डिज़ाइन, जावा स्क्रिप्ट वेब डिज़ाइन, PHP भी, MySQL, ये सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिएगा, नहीं तो कंप्यूटर की विशेषताएं है ना, सारी चीज़ें कुछ ना कुछ फीचर होता है ना। पहली विशेषता स्पीड है, क्या है? दूसरी विशेषता एक्यूरेसी है, क्या है? एक्यूरेसी। अगली विशेषता हाई स्टोरेज कैपेसिटी है। अगली विशेषता रियलेबिलिटी है, मतलब क्या, विश्वसनीयता, यानी जो चीज़ आज सेव करोगे वही चीज़ कल भी मिलेगी, 10 साल बाद मिले, 20 साल बाद भी मिलेगी। अगला वर्साटाइलिटी है, यानी वर्साटाइल का मतलब है यानी मल्टीपर्पज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वर्ड लेंथ है, ठीक है, यानी डिजिटल कंप्यूटर केवल बाइनरी डिजिट पर चलता है। बाइनरी डिजिट समझते हो? 0 1 पे चलता है, लेकिन इस पे क्या है, ये वर्ड लेंथ। अब देखो, बिट की संख्या जिन्हें कंप्यूटर एक समय में एग्जीक्यूट करता है उसे वर्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः जो वर्ड लेंथ होता है 8, 16, 32, 64 ऐसे होता है। जब आप जाओगे कंप्यूटर फॉर्मेट कराने तो कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए? 32, 64 अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। और इससे इसकी पावर भी मापी जा सकती है। अगला क्या है? डिलाइजेंस, कभी थकता नहीं, 24 घंटा काम करे कंप्यूटर, न यकीन हो है कुछ नहीं। जो सीमा पे लगे हुए कंप्यूटर रडार सिस्टम है उनसे पूछो, 24 घंटा धूप, गर्मी, बरसात, आंधी तूफान सब में काम कर रहा है, लेकिन आप सब बरसात हो घर में बैठ जाओगे, ठीक है, नहीं मरिए नहीं। आगे कुछ इसमें प्रश्न देख लेते हैं। भारत में ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पे किया था? पुणे में। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फुगाकू है, लेकिन अभी US ने क्या बनाया? AI कैपिटल बनाया। और भारत ने क्या बनाया? परम रुद्र। ध्यान रखना, ये फुगाकू अब नहीं रह गया है। फुगाकू बेचारा क्या करे। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में जॉन वान न्यूमैन ने की थी। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक अभी तक आप किसी किताब में नहीं देखे होंगे, उनका नाम है विजय भाटकर। क्या नाम है? विजय भाटकर। हाँ, भारत के सुपर कंप्यूटर जनक विजय भाटकर हैं। लॉजिक चिप का दूसरा नाम माइक्रो प्रोसेसर है। भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पे? बेंगलुरु में है। सिलिकॉन की खोज किसने की थी? जोन्स जैकब बर्जेलियस ने। सिलिकॉन डायोड होता है सेमीकंडक्टर डायोड। सिलिकॉन डायोड को कहा जाता है पी टाइप जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पी टाइप जंक्शन। डिजिटल घड़ी संचालित होती हैं एम्बेडेड कंप्यूटर प्रणाली द्वारा। जो डिजिटल घड़ी अब चल रही ना, स्मार्ट वॉच, AC के द्वारा। IC चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर IBM 360 है। इसको लिखा है थ्योरी में। सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संशोधन अधिनियम 2008 कब लागू किया गया? 27 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया। आप अभी इसको भी नहीं पढ़े होंगे कहीं पर। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की प्रास यानी लेंथ होती है 32 बिट या 4 बाइट, है ना। आपको पढ़ा था ना निबल उबल ये सारी सिस्टम, यानी 4 बाइट बराबर है 32 बिट की। 8 चौक 32, एक बाइट बराबर 8 बिट की, पढ़े थे ना। और 2 निबल बराबर कितने के? 1 बिट के। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई प्रास होती है 64 बिट से या 8 बाइट तक, ठीक है। कार में लगा हुआ स्पीडोमीटर किसका एग्जाम्पल है? ये एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ICT का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका नाम है ICT का, ठीक है। हिंदी नाम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी दिया गया है।
पारंपरिक कंप्यूटर आधारित होता है बाइनरी स्विच या बाइट्स पर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग किस स्थान पर स्थित है? देहरादून। डेटा यानी आंकड़ों के प्रेषित की गति मापी जाती है बीपीएस में, बिट पर सेकेंड में मापी जाती है। अब आपकी विविध विशेषताएं कंप्यूटरों में हैं, जैसे जनरल कैलकुलेशन करना, मिसाइलों को और सैटेलाइट को ऑपरेट करना, किसी इन्फॉर्मेशन को भेजना, ये कंप्यूटर की विशेषताएं। आगे कंप्यूटर कुछ सीमाएं भी हैं। देखो कुछ बाध्यताएं इस प्रकार है। पहला नंबर ये बाध्यता है कि ये विद्युत पर निर्भर है, बिना लाइट के चल ही नहीं पाएगा। दूसरा ये है कि इसमें सेंस का अभाव है, जिसे मानव सेंस कर लेता है उस तरह से सेंस नहीं कर पाता कंप्यूटर। अब जैसे कहीं पे देखा मानो कि हाँ कोई मर गया है, ठीक है, या फिर किसी के यहाँ शादी विवाह है, खुशी का माहौल है, तो वहाँ जाके रोए, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। और जहाँ पे कोई मर गया वहाँ जाके हंस रहा खिखी करके, तो वो भी अच्छा नहीं। तो इसमें सेंस की कमी है। अगला अपग्रेड और अपडेट की भी कमी है। एक अपडेट होता है, एक अपग्रेड होता है, ठीक है, दो शब्दावली है। अपडेट का मतलब ये है जो चीज़ें हैं उसी में थोड़ा मोड़ा बदलाव कर दिए जाए, उसे अपडेट बोलती है। चीज़ें वही है, थोड़ा बदलाव कर दिया जाए। जैसे आप शर्ट सिलाए, जेबा दोनों तरफ लगवा दो, ये अपडेट है, ठीक है। अपग्रेड का मतलब क्या है? ये सटा फेंक दो उठा के, ख़त्म, यानी जला दो, फाड़ दो, जो भी करना हो। इसके स्थान पे नया कपड़ा लेके नया शर्ट सिला, वो अपग्रेड है। समझ गए ना? स्थानीय। उसके बाद वायरस की बहुत बड़ा चैलेंजेस है, ठीक है। वायरस घेर चुका है क्या? आगे चलते हैं, ये आप इसको पढ़ सकते हैं, वायरस का खतरा। एक चीज़ आप शायद जानते होंगे, अभी गुजरा, प्रत्यूष और मिहिर भारत में निर्मित पहला पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है। प्रत्यूष एवं मिहिर का उपयोग भारत में मौसम भविष्यवाणी के लिए और जलवायु निगरानी के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की कुछ फैसिलिटीज़ हैं। पहला क्या है? बिट्स क्या है? ये मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। बाइट्स ये उससे बड़ी यूनिट्स है, ठीक है। बाइट्स क्या होता है? इसमें ASCII कोड, इसका फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 8 बिट का होता है। इनकी टोटल संख्या 255 होती है। अगर बोले 0 यानी -128 से लेकर के 127 तक, इसको जोड़ लेना। देखो 127 हम जोड़ते हैं, 8 और 7 कितना हो गया? 5 और 15 कि 5 हासिल 1 और 2 2 4 1 5, 255, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर क्या है? जो साइन यानी संकेत हैं और जो मीनिंग अर्थ बताने वाले कैरेक्टर हैं उन्हें कैरेक्टर बोलते हैं। ये आप आसानी से देख सकते हो। कैपिटल अलग है, स्मॉल अलग है। SCI कोड में स्मॉल जो है आपका अलग नंबर पे है, कैपिटल आपका अलग नंबर पे है, ठीक है। अब आपको बताना कैपिटल जो है 65 से लेकर के 90 तक है ना कैपिटल वाला, और स्मॉल वाला फिर से देखते हो। कैपिटल वाला पहले हाँ कैपिटल देख लेते हो। कैपिटल जो ABCD है 65 से लेकर 90 तक है। स्मॉल ABCD 97 से 122 तक है। नंबर आपका 0 से 9 तक। ये आपका कहाँ पर है? ये जो है आपका रखे 48 से लेकर के 58 तक है, ठीक है। और साइन वगैरह सब है, आपको हम दिखाए थे ना। ऐसे कोड आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। उसके बाद डेटा हो गया, आगे देख लेते हैं। कैलकुलेशन हो गया। कैलकुलेशन में जोड़, घटाव, भाग, ये सब है। और अगर कंपैरिजन करना हो, बराबर है, ऋणात्मक है, धनात्मक ही है, निर्णय यानी डिसीजन लेना,
और कोई लॉजिकल कैलकुलेशन करना, ये सब है। सूचना आप देख लीजिएगा, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का रूप ही इंफॉर्मेशन कहलाता है, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो, यानी डेटा प्रोसेस होने के बाद जो हमें अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कंप्लीट डेटा जब मिल जाता है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये क्या होता है? ये जानकारी लेने में सहायक होते हैं, ये वर्तमान और भविष्य के लिए डिसीजन लेने में सहायता करते हैं, ये भविष्य के मूल्यांकन में सहायक होते हैं। अब ये क्या है, सूचना के गुण क्या होने चाहिए, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये आपके तिरपल से टपकेगा, देखना और ऐसे पड़े रहना आराम से। इंफॉर्मेशन और सिस्टम, यानी जो इंफॉर्मेशन होती किसी सिस्टम के लिए अति आवश्यक है। जैसे क्या, मीनिंगफुल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, टाइम बाउंडेड होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए और इसकी पूर्ण जानकारी सहमति होनी चाहिए, मतलब एकदम करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इम्प्रूव इन द पीरियर इंफॉर्मेशन, यानी पूर्व जानकारी में सुधार हो, और ये जॉब असिस्टेंस हो, यानी कार्य में सहायक हो। हार्डवेयर, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक भाग जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं तथा हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें ही हार्डवेयर कहते हैं। आगे हम देखते हैं, ये सभी कंपोनेंट आपके हार्डवेयर हैं। ये क्या है, स्पीकर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, वेब कैमरा है, माउस है, माइक्रोफोन, सीपीयू और हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम आँखों से केवल देख सकते हैं, उस पर कार्य कर सकते किंतु स्पर्श नहीं कर सकते, उन्हें क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इससे क्या होता है, सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर चल रहे कार्यों को आसान बनाने के लिए है। सॉफ्टवेयर की तुलना कंप्यूटर के दिमाग से की जाती है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को सीपीयू कहते हैं। ठीक है, अब आके यूजर, जो चलाने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें यूजर कहते हैं। ठीक है, अपना पढ़ लेना। अब ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, कंप्यूटर की उपलब्धियाँ, क्या क्या उपलब्धियाँ की। पहला आप ये टॉपिक ध्यानपूर्वक समझिएगा। वर्ष 1951 में रेमिंगटन ने पहला जो है कमर्शियल डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम यूनिवैक फर्स्ट था। इसका नाम आपने अभी अभी गुजरा। अगला समझिएगा, 1957 में जॉन बैकस ने आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका नाम फोर्ट्रान है, फोर्ट्रान का पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन है, की शुरुआत की। और वर्ष 1960 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर की अध्यक्षता में बनी एक समिति बिजनेस की, यानी हाई लेवल लैंग्वेज कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का विकास किया। वर्ष 1973-74 में जेरोक्स PARC में कार्यरत रॉबर्ट मेटकॉफ ने पहले स्थानीय नेटवर्क लैन लोकल एरिया नेटवर्क का विकास किया और उसको वर्ष 1975 में पेटेंट कराया। ये ध्यानपूर्वक समझिएगा। वर्ष 1976 में स्टीव जॉब्स और स्टीव वाजनियक ने एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया एप्पल पे। ठीक है, ये सब आगे। वर्ष 1977 में जॉन वी एटनसॉफ और क्लिफर्ड बेरी ने मिलकर पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, डिजाइन किया उसका। वर्ष 1980 में IBM कॉरपोरेशन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के को फाउंडर बिल गेट्स द्वारा बाजार में जल्द उतारे जाने वाले पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किए। कौन कौन मिलके, IBM और माइक्रोसॉफ्ट दोनों मिलकर बनाए। आगे है 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने उन मापदंडों को जारी किया जिसमें विभिन्न कंप्यूटरों को
कंप्यूटरों के डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ने का एक खाका तैयार किया। खाका बोले तो ब्लूप्रिंट, जैसे नहीं एक होता ब्यौरा आपको दे दिए, बोलते नहीं इसी के अनुसार आपको बनाना है। ब्लूप्रिंट जानते हो कि नहीं? जैसे आपको दिया जाए कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखना है, यहाँ पे कुछ डेटा रख देना, यहाँ पे रख देना, यही है ब्लूप्रिंट। आगे देखिएगा, वर्ष 1995 में प्रचलन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर बनाते हुए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 बनाया गया और विंडोज 95 के रूप में आमतौर पर कंज्यूमर के लिए तैयार किया गया। यह इंटरफेस पर आधारित यानी ग्राफिक्स GUI पे आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। एक चीज़ आपको बता दें, हम जब DLED का एग्ज़ाम दे रहे थे वहाँ पे प्रचलन तंत्र क्या है इसका वर्णन करें, कोई समझ नहीं पा रहा था क्योंकि अंग्रेजी में लिखा नहीं रहता है। ठीक, हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट होती है कंप्यूटर की। आगे जो है वर्ष 2001 में कंप्यूटर पर पढ़ी जाने वाली डिजिटल किताबों यानी ई-बुक्स का जन्म हुआ जो आप आज इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने .NET के कॉन्सेप्ट को प्रारंभ किया जिसका प्रयोग वेब पर आधारित सेवाओं सर्विस के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को विकसित करने और चलाने के लिए किया गया। वर्ष 2003 में बिना तार यानी वायरलेस के कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों जैसे माउस, कीबोर्ड, होम नेटवर्क और इंटरनेट का विकास किया। वर्ष 2005 में एप्पल कंपनी ने आईपैड ऑडियो प्लेयर लॉन्च किया और वर्ष 2006 में इंटेल ने कोर 2 डुअल सीरीज माइक्रो प्रोसेसर पेश किया। वर्ष 2009 में माइक्रोसॉफ्ट ने अधिकतम उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन विंडोज 7 लॉन्च किया। कब आया विंडोज 7? 2009 में। आगे क्या है, इसी वर्ष इंटेल ने कोर i7 प्रोसेसर जारी किया और वर्ष 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने अधिकतर उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नया वर्जन विंडो प्रकाशित किया। प्रकाशित मतलब लॉन्च किया। वर्ष 2018 में प्रत्यूष प्रोसेसर क्रे XC40 भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर था। समिट IBM द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण अमेरिका द्वारा किया गया। इसकी गति 200 पेटाफ्लॉप्स है। तो ये पहला लेसन एंड होता है। अब दूसरा लेसन कंप्यूटर की संरचना, उसकी बात करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जहाँ पे कंप्यूटर पूछा जाता है। हमारे हिसाब से इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।